तो बच्चों, हम गुल की बन्नो कहानी पढ़ रहे थे। आधा भाग हमने पढ़ लिया था। और गुल की बन्नो जो गुलकी जो है वह किस तरह से अपंग है, उसका कुबड़ निकला हुआ है, और उसको किस किस तरह से किन चीज़ों का वह उनको परेशानियां भुगतनी पड़ रही है, समाज उसको किस तरह से परेशान कर रहा है, इस सभी का वर्णन हम देख रहे हैं। बाकी इसका स्पष्टीकरण हम उसकी समीक्षा में देखेंगे, स्पष्टीकरण में। तो जो आधा भाग रुका हुआ है हमारा, वो आधा भाग जो बाकी है उसको आज हम पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ तक आए थे, हम आए थे कि गुलकी को उसके पति की चिट्ठी आई है कि उसके दूसरे बीवी को बेटा हुआ है, तो वो उसको गुलकी बन्नो को वहाँ पे बुला रहा है। तो उसमें जो बुआ है वह बुआ जाने को कहती है, मगर जो क्या बोलते हैं वो, क्या नाम है उनका, सत्ती जो है साबन वाली, वह उनको क्या कर रही है, विरोध कर रही है। आखिर में वो अरे रे बुरा सहम कर 10 कदम पीछे हट गई जब सत्ती ने चाकू निकाला था। ठीक है, तो आगे सत्ती जैसे आई थी वैसे वहाँ से चली जाती है। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाए। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल लेते और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक बार बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो देखा बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजब शक्ल थी। कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आंखें, मोछा, तेल से चुचुआते बाल, कमीज और धोती पर पुराना बदरंग बूट, मटकी हाथ फैलाए हुए है। एक डबल दय देव, एक दय देवना। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी। गुलकी का मनसेधु आवा है। ए मुन्ना बाबू, ई कुबड़ी का मनसेधु है। फिर उधर मुड़कर एक डबल दय देव। तीनों बच्चे कौतूहल में रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भरकर लाई और उसे देते देते निर्मल के हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। फिर बर्रे छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटी ये हमारी निर्मला है। बेटा ये हमारी निर्मला है, ये निर्मल जीजाजी है, हाथ जोड़ो। बेटा गुलकी हमारी जात बिरादरी की नहीं है तो क्या हुआ, हमारे लिए जैसे निर्मल जैसे वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप के दांत काटी रही। एक मकान बचा है उनकी चिहारी और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा, अरे तो क्या उन्हें कोई इनकार है। बुआ आ गई थी। अरे 100 रुपये तुम देवे किए रहयू, चलो 300 और दे देव। आप नाम करा ले लो, अपने नाम कराए लो। 500 से कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला, फिर मुंह फिर बंद हो गया। भवा 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 भवा, ए बेटा दामाद हो, 500 कहबो तो निर्मल की माँ को क्या इनकार है। अकस्मात वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सिर उठाकर देखा और अचकचाकर सर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती 2 एक क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुलकी, आगे बढ़कर मार दो चपोटा इसके मुंह पर। खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ की जैसे घिंघी बंद हो गई और वह आदमी हड़बड़ा कर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी, बड़ा आया वहाँ से विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी। सब सन्न थे। सीढ़ी चली। उस आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव पर गिर के
फफाकर फफक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दियो, तुम्हारे सिवा हमारे लोक परलोक और कौन है। अरे हम मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई। सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। वह बड़ी हिराकत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निगलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सर पर हाथ फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया, मत रो। सीता मैया भी तो वनवास भोगिन रहा। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल ले, कंघी चोटी करो, पति के सामने ऐसे आना असगुन होता है। चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली। फिर बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, ए चलो यहर, हुआ लड्डू बट रहा है का। दूसरे दिन निर्मल के बाबू ड्राइवर साहब, गुलकी और जीजाजी दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे। निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया। हाँ हाँ रे, हाकिम के सामने लिख गया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसा कर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है। अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपये लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के साफ होएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाली, केले का पत्ता, पिंजरी, पंचामृत का आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे इकट्ठे हुए। निर्मल की माँ और निर्मल के बाबू पीढ़े पर बैठे। गुलकी एक पीली धोती पहन माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पहुंचकर कहा, ए गुलकी, जीजाजी के साथ जाओगी क्या। कुबड़ी ने झेप कर कहा, तत् ठिठोली करता है। और लज्जा भरी जो मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती है, उसके झुर्रियोंदार बेडोल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से बीभत्स लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार ओठ सिकुड़ गए। आंखों के कोने मिचमिचा उठे। अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्ले से सर ढाक लिया और पीठ सीधी कर जैसे कुबड़ छुपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसा कर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजाजी कैसे लगे तुझे। मेवा ने असमंजस में यह संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया तो जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी होए है तो अपना आदमी। हारे गाढ़े कोई और काम आएगा, औरत को दबाए के रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमसे नाराज है। अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सत्ती ने किया हमारे लिए। ये चाची और बुआ तो बस सब मतलब के साथी है, हम क्या जानते नहीं। पर भैया अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मर्द को छोड़ दे, सो नहीं हो सकता। इतने में किसी छोटा सा बच्चा घुटनों के बल पर चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देगा। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे। क्यों नहीं देंगे, तुम्हारे जीजाजी तो भगवान बनाए रखे। खोट तो हमें भी है। फिर संतान होगी तब सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सर ढका और लजाकर उधर पीठ कर ली। बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमरे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखता। अरे सौत तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जा बीड़ा पान दे आ जीजा को। फिर उसके मुंह पर वही लाज और बीभत्सा मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया है। मेवा का पान लेकर
गया, मेवा पान लेकर गया। वहाँ किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे तो ले जा रहा सॉरी इसे ले तो जा रहे हैं, पर इतना ही कह देते हैं, आप भी समझा दे उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, न दूध की न पूत की, हमारे कौन काम की, पर हाँ औरतियों की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे, दो रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, पर एक बार कुबड़ निकला, अगली बार परान निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिए। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़भाड़ से उसका मूड पिराने लगा था। अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी। गुलकी वहाँ पे अकेली है, सारी तैयारी कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी। मिरवा और जबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को बुलवा कर पूछा कि विदाई में क्या क्या करना होगा। तो बुआ बिगड़ कर बोली, अरे कोई जात बिरादरी की है क्या? एक लोटा पानी भर के इकन्नी दुवन्नी उतार के पराजू को दे दिए बस। फिर बुआ शाम को बियारी में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबर पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियाँ रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़े हो गए। सिर झुकाए पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और टेंट से 2 अधन्नी निकाल, ले मिरवा ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया था। उसने हाथ नीचे कर दीवार से सटक कर खड़ी हो गई और सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, ले लो। गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी, यह आदमी छलाम। अब क्या गाड़ी छोड़नी है? वह फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है? सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा। मुन्ना की माँ चली आ रही थी। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए, उसे नाश्ता करा ले तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है? लाओ जरा रोली घोलो, जल्दी से चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना। निर्मल बेटा, तुम बेटा उतर आओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया था। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी और को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने जो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है। हमारा तो फ़र्ज़ था। अपने माँ बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है, आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के पीछे नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका दिया। गुलकी तो अभी एक पत्थर सी चुप सी सहसा फूट पड़ी। उसने पहली बार लगा कि वह मायके से जा रही है। मायके से अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर वह अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर से रो पड़ी। ले अब चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया, बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए हुए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सर रखते रोते हुए देखकर वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया था। आ बेटा, गुलकी जा रही है ना? आज दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पाँव छू ले। आ इधर, माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पाँव छुए। क्यों? पर माँ की बात। एक क्षण में उसके मन में जैसा पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी, हाय मेरे भैया,
अब हम जा रहे हैं। अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया? अरे मेरे वीरन, अब किससे लड़ोगे? मुन्ना को लगा जैसे कि छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया जो अब छलकने ही वाला है। इतने में वह आदमी से फिर से आवाज़ दी और गुलकी कराह कर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़खड़ चल पड़ा। मुन्ना की माँ मुड़ी। बुआ ने व्यंग किया, एक आध गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन। गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल निरवा जो बम्बे पर पाँव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़ कर रोने लगा। बन्नो डाले दुपट्टा सॉरी बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला मोहल्ले से चली गई राम। यह उस मोहल्ले में एक लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने धुड़ाक तब भी वह चुप नहीं हुआ। बुआ ने धुड़का तभी वह चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे न गावे, गुलकी ने पैसे दिया है। और उसने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते वहाँ पर आई। मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले लो। ले, बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा और उसकी आंख में दो बड़े बड़े आंसू डबडबा गए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिल में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचके में इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के का साथ गई और फिर लौट गई। इस तरह से यहाँ पे यह हमारी गुलकी बन्नो जो है यह कहानी पढ़कर ख़त्म होती है। तो जितना हमने पूरी कहानी पढ़ी है, इस कहानी में बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। एक जो औरत है, उस औरत के बारे में पूरी जानकारी हमें दी गई है। जो बाकी की जो कहानी है, वह कहानी का जो सारांश है, कथासार है, यह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हमने अब तक जो पढ़ा उसमें गुलकी बन्नो एक मानवीय संवेदनाओं का गहरा अर्थ देने वाली कहानी है। यह कहानी गुलकी नामक स्त्री के इर्द गिर्द घूमते हुए उसके चरित्र और जीवन को यथार्थ और स्वाभाविक दृष्टि से व्यक्त करती है। कहानी का परिवेश, पात्र सभी यह स्वाभाविक, सहज और यथार्थ लगते हैं। यह कहानी गुलकी के माध्यम से सामाजिक सत्यबोध का साक्षात्कार करने वाली कहानी है। स्त्री जीवन, मनोविज्ञान, संघर्ष, दुख, आशा, आकांक्षाएं, यह अपने पूरे परिवेश के साथ अभिव्यक्त हुए हैं इस कहानी में। ठीक है। इसके साथ ही पति का अहम भाव को पुरुषी अहंकार, दमन का पारंपरिक पुरुष पात्र बनाकर धर्मवीर भारती ने पुरुष प्रधान समाज का यथार्थ अंकन इस कहानी में किया है। कहानी अनेक कोणों से सहज, स्वाभाविक और यथार्थता के साथ प्रस्तुत होती है। गुलकी का अपने पति के साथ उसकी सभी शर्तों को स्वीकारते हुए साथ जाना पारंपरिक स्त्री जीवन के दर्द को दर्शाता है। कहानी विस्तृत होकर भी बाहों को संश्लिष्टता के कारण पाठक को आखिर तक जोड़ के रखने में सफल हुई है। बहुत सारे मुद्दे इस कहानी में आए हुए हैं गुलकी बन्नो में। ठीक है। गुलकी पर किस तरह से अन्याय अत्याचार होते हैं, जब पति पर छोड़ने के बाद पति ने जब पत्नी को छोड़ते हैं तब उस औरत पर क्या क्या गुजरती है, समाज उसको कैसे बहिष्कृत करता है, लोग उसको किस तरह से व्यवहार करते हैं, उसको एक बहिष्कृत किया जाता है, पूरे लोग बच्चे सहित उनको परेशान करते हैं। ठीक है। उसके माध्यम से जो स्वार्थी लोग हैं, जो बेचारी गरीब का एक घर था, उस घर को भी वो हड़पने का प्रयास करते हैं। फिर उसका पति आता है। पूरा जो मानवीय समाज का जो स्वार्थी रूप है, उस स्वार्थी रूप को इसमें दिखाया गया है। ठीक है। स्त्री जीवन, मनोवैज्ञानिक का उसका संघर्ष, दुख, आशा, आकांक्षाएं, पूरे बहुत ही अच्छी तरह से अभिव्यक्ति इसमें की गई है। और मेन जो हमारी संस्कृति यह क्या है, पुरुषसत्ताक संस्कृति है।
तो पुरुषी अहंकार, दमन, पारंपरिक पुरुष इसमें दिखाया गया है। धर्मवीर भारती ने पुरुष प्रधान समाज का यथार्थ अंकन इसमें किया गया है। ठीक है। कहानी अनेक कोणों से सहज, स्वाभाविक, यथार्थता से साथ प्रस्तुत की गई है। गुलकी उसके पति के छोड़ने के बाद, पति ने दूसरी शादी करने के बाद भी उसको, उस पति जब उसको लेने आता है तो वो उसकी पूरी शर्त है कि उसको दासी की तरह रखेगा, उसको कोई अधिकार नहीं रहेगा, घर के काम करना, बच्चों के साथ खेलना, वहाँ दासी बनकर रहना, पूरी साफ सफाई करना, 2 वक्त जो रोटी मिलती है वो रोटी खाकर वहाँ पे पड़े रहती है, तभी वह उसको ले जाने की शर्त डालता है और वो भी उसको मान्य करती है। और इसके माध्यम से उन्होंने जो हमारी पूरी शर्तें स्वीकारते हुए एक पारंपरिक स्त्री जीवन जो है उसका जो दर्द इसमें यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है। तो इस तरह के बहुत ही अत्यंत रोचक कहानी है। यह कहानी अभी पढ़ना ख़त्म हुआ है। इस कहानी का जो समीक्षा है, इस कहानी का जो विस्तृत अर्थ है, लेखक हमें धर्मवीर भारती जी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या क्या बताना चाहते हैं, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।